सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हाली स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको जो वॉरेन बफेट के लेटर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1981 के लेटर का पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, सो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मीन्स इतने टाइम से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी मेरी फैमिली में, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ की कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं सीरीज़ की वीडियो जरूर बनाऊँगा और एकदम फटाफट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो अभी चालू करने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हमारी पीपीटी की तरफ, जैसे आप सब जानते हैं। ठीक है, सो इसलिए चलते सबसे पहले हमारी पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हाथवे शेयरहोल्डर्स लेटर 1981 पार्ट 5 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी इस वीडियो को चालू करते हैं। सो अभी सबसे पहले चलेंगे हम लेसन नंबर 13 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 13 है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको ये लेसन में पता चलेगा कि वॉरेन बफेट जी क्या सोचते हैं। मीन्स अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाना है सो आपको क्या मीन्स सोचना चाहिए, आपके दिमाग में क्या माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं बिजनेसेस दैट बीट इन्फ्लेशन नीड्स टू कैरेक्टरिस्टिक। One, an ability to increase prices rather easily even when product demand is flat and capacity is not fully utilized, without fear of significant loss of market share. And two, an ability to accommodate large dollar volume increases in business with only minor additional investment of capital. People focusing on these characteristics have achieved excellent results in recent decades. However, very few enterprises possesses both characteristic and competition to buy those that do has now become fierce to the point being self-defeating। यहाँ लेसन में वॉरेन बफेट जो बेसिकली आपको एक बिजनेस में क्या ढूंढना चाहिए, मीन्स एक बिजनेस में क्या खूबी होनी चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और बेसिकली आप उस बिज़नेस में या फिर आप उस शेयर में जो पैसा लगाते हो उसको भी मीन्स वो पैसा भी उसका जो रिटर्न है वो भी इन्फ्लेशन को बीट कर सके और वो भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। ठीक है, सो मीन्स आपको इससे अभी बहुत एक अच्छी सीखने मिलने वाली है। सो प्लीज़ ये वीडियो को मीन्स ये पूरा लेसन तो देख के जाना, फिर चाहे आप ये वीडियो देखो या ना देखो। ठीक है, सो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, तो जैसे आपको लेसन नंबर 13 में पीपीटी से पता चला होगा कि कोई भी बिजनेस होता है उसको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उसके पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी दो तरह की खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, सब ये दो तरह की खूबियों में से जो पहली खूबी है वो ये है कि वो बिज़नेस अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर सकता है, यानी उसके पास अपने प्राइस को इंक्रीज़ करने की, यानी वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्राइस को इंक्रीज़ करने की पावर होनी चाहिए। सो वो कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करने की पावर होनी चाहिए। और अगर वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है, यानी अगर जो डिमांड है वो फ्लैट है और वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है, सो उसका जो मार्केट शेयर है उसमें कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होना चाहिए। यानी अगर समझिए हम आईटीसी की बात करेंगे, सो जो आईटीसी है वो सिगरेट बेचती है, बराबर। सो अगर आईटीसी का मीन्स जो सिगरेट पे टैक्स है वो बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से उसको जो सिगरेट का प्राइस है वो भी बढ़ाना पड़ता है। सो अगर हर बार जब आईटीसी अपने सिगरेट का प्राइस बढ़ाती है तब अगर उसका जो मार्केट शेयर है, यानी जो सिगरेट बिजनेस में उसका जो मार्केट शेयर है अगर वो कम हो जाएगा तो बेसिकली वो अच्छा बिजनेस नहीं है, लेकिन उसका मार्केट शेयर कम नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, सो इसीलिए जो आईटीसी का जो बिज़नेस है वो इसलिए इतना अच्छा है, यानी जो सिगरेट बिज़नेस है इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उसमें मीन्स आपको एक तलब लग जाती है, आपको एक आदत लग जाती है, यानी उसके कस्टमर को एक आदत पड़ जाती है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो ऐसा होगा, मेरा सर दुखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जिसकी वजह से जो सिगरेट बेचने वाली कंपनियाँ हैं वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा सकती है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन से अगेंस्ट, यानी इन्फ्लेशन से जीतने के लिए किसी भी कंपनी के पास दो खूबी होनी चाहिए। एक तो उसके पास अच्छी खासी प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, यानी अगर वो कंपनी का जो, यानी समझिए उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, सो वो फ्लैट डिमांड पे, यानी कम डिमांड पे वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उसका मार्केट शेयर भी लॉस नहीं होगा। सो इसको हम हाई प्राइसिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली खूबी। और जो दूसरी खूबी है वो ये होनी चाहिए कि वो कंपनी बेसिकली एक बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो रेवेन्यू है उसको बहुत गुना बढ़ा सकती है। यानी बेसिकली मीन्स अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे, सो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, सो समझ जाइए अभी हम यहाँ पे HDFC लाइफ की बात करते हैं। सो अभी HDFC लाइफ एक कंपनी है, बराबर। सो अभी वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है। सो अगर उसको अपना अचानक से रेवेन्यू बढ़ाना है, यानी इंडिया में जो इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है, यानी जो इंडिया में जो इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर समझ जाए ऐसा होता है कि इंडिया में मार्केट ख़राब हो जाता है इंश्योरेंस का, सो अभी उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, सो क्या करेगी वो? मे बी नेपाल में जा सकती है, चाइना में जा सकती है, श्रीलंका में जा सकती है, पाकिस्तान में जा सकती है। वहाँ पे आके जो मीन्स बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको अपना लाइसेंस खरीदना पड़ता है। सो वो लाइसेंस में, एडवर्टाइजमेंट में, ये सब में
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन अगर वहाँ पे उसकी जो कंपनी है वो चलने लग गई, यानी उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में अगर बिकने लग गई तो कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। कोई भी कंपनी को महंगाई के सामने जीतने के लिए ये दो खूबी होनी चाहिए। एक होता है हाई प्राइसिंग पावर, और जो दूसरी खूबी होती है वो ये है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके अपना जो रेवेन्यूज है, यानी जो अपना वॉल्यूम है, डॉलर बेस्ड वॉल्यूम है, उसको बहुत गुना बढ़ा सकते हो। यानी बहुत गुना तो नहीं, लेकिन बेसिकली अच्छा खासा अमाउंट में बढ़ा सकते हो, यानी 20%, 30%, 40% तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो समझ जाइए, अगर कोई दूसरे देश में जाती है तो उसको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा लाइसेंस की फ़ीस भरनी पड़ती है, लेकिन वो इतने कम फीस में उसकी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है अगर उसकी पॉलिसी लोगों को अच्छी लगी तो। ठीक है, सो इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, यानी जो बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस होता है, वो भी अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो एक कमोडिटी टाइप बिजनेस है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। लेकिन आप मीन्स कोई एक अच्छी कंपनी होती है जैसे LIC या फिर HDFC, आप इनमें से कोई अच्छी कंपनी चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं। और जो वॉरेन बफेट जी है वो आगे कहते हैं कि बहुत कम कंपनियों में ये दोनों खूबी होती है। ठीक है, सो मेरे सामने अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, और उन बहुत सारी कंपनियों में से कुछ कंपनियों में, 4, 5, 6 कंपनियों में मेरे हिसाब से ये खूबी है, लेकिन मैं उनके नाम यहाँ पे नहीं दूंगा। आप प्लीज़ वो सब कंपनियों को खुद से ढूंढिए, और अगर आपको किसी भी कंपनी का नाम मिलता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कंपनी क्या दोनों कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करती है या फिर नहीं करती। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ऐसी कंपनियां जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, वैसी कंपनियां बहुत कम है। उनके वजह से जो उनकी वैल्यूएशन है, उनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी उनके शेयर बहुत महंगे होते हैं। सो बेसिकली आपको मार्केट क्रैश का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी मार्केट क्रैश का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे मार्केट क्रैश होता है वैसे उनकी शेयर प्राइस कम हो जाती है, और वैसे ही ऐसी कंपनियों को आपको बाई कर देना चाहिए। आपको ऐसी कंपनियों को बाई करने का मौका कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सो मार्केट जब भी क्रैश होता है सो आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए, आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक वाली कंपनियों को बाई करना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा लेसन नंबर 13। अभी चलते लेसन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 13 समझ में होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 14 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 14 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं इट्स डिफ़िकल्ट टू प्राइस मच डिफरेंटली देन योर मोस्ट थ्रेटेंड कॉम्पिटिटर। दिस प्रेशर कंटिन्यूज unabated and a new motivation to the others that drive many insurance push for business. Worship of size over profitability and the fear that market share surrendered never can be regained kills most of the commodity type businesses. सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहना चाहते हैं कि मीन्स जो कमोडिटी बिजनेस होता है उसको कुछ चीज़ें मारती हैं, मीन्स उसके कुछ दुश्मन होते हैं, और उन्हीं दुश्मन की बात करते हैं यहाँ पे। सो वे कहते हैं कि मीन्स कोई भी कमोडिटी बिजनेस जहाँ पे आपको दुश्मन देखने मिलते हैं आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अभी वो दुश्मन क्या होते हैं, मीन्स बेसिकली यहाँ पे वो दुश्मन क्या होते हैं उसको जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, सो जो लेसन नंबर 14 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। अब ये कमोडिटी टाइप बिजनेसेस क्या होते हैं? कमोडिटी टाइप बिजनेसेस यानी बेसिकली ऐसे बिजनेस जहाँ पे आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, यानी जहाँ पे आपके ब्रांड की कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर हम बात करेंगे कोको कोला की, सो कोको कोला की एक स्पेसिफिक ब्रांड वैल्यू है, यानी अगर आपको कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ तो आप कोको कोला ही पियोगे, क्योंकि मीन्स आपको कोको कोला अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम वहीं पर सीमेंट की बात करेंगे, ठीक है, सो अगर आपको घर बनाना है सो आपको कोई भी सीमेंट चलेगी, फिर चाहे वो अल्ट्राटेक हो या फिर अंबुजा हो या फिर ACC हो, कोई भी सीमेंट चलेगी आपको सिर्फ इतना चाहिए कि वो सीमेंट की जो क्या बोले डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके घर के आजू बाजू हो, ताकि आपको लाने ले जाने में आसानी हो। ठीक है, सो जो सीमेंट बिजनेस है, देन इंश्योरेंस बिजनेस है, ये सब बिजनेसेस कमोडिटी टाइप होते हैं, यानी कोई भी दो कंपनी के सीमेंट में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। मेनली उन दोनों का जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सो इसके वजह से सीमेंट बिजनेस भी कमोडिटी टाइप बिजनेस में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि जो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस होते हैं उसमें आप कभी भी अपना जो वीकेस्ट कंपटीटर है उससे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते आप अपनी चीज़ का। यानी समझ जाइए आप कोई एक इंडस्ट्री में हो, यानी समझ जाइए आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो, बराबर। सो ठीक है, सो हमारी टेलीकॉम मार्केट में 3 कंपनियाँ, एक है वोडाफोन आइडिया, एक है एयरटेल, एक है जियो। ठीक है, सो अभी जैसे ही मार्केट में जियो आया 2016 में और उसने अपना प्राइस बहुत कम रखा, ठीक है, तो उससे अपना प्राइस समझ जाए मीन सबको फ्री में सिम कार्ड दे रहा था और साथ ही साथ सबको फ्री में इंटरनेट भी दे रहा था। ठीक है, सो इसके वजह से जो एयरटेल था और जो वोडाफोन आइडिया था उन दोनों को भी अपना जो प्लान से वो सस्ते करने पड़े। उन दोनों को भी जो अपना डेटा है, बेसिकली जो इंटरनेट है और जो कॉलिंग है, वो सब बहुत कम प्राइस पे देना पड़ा। ठीक है, सो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस में ऐसा ही होता है। यानी समझ जाए कोई भी कंपनी है वो एकदम डरी हुई है,
उसको लग रहा है कि अभी बैंकरप्ट होने ही वाला हूँ, यानी कंपनी को लग रही है कि मैं बैंकरप्ट होने ही वाला हूँ, सो बेसिकली वो अपनी चीज़ों का प्राइस कम कर देगी ताकि उनका सेल्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको बैंकरप्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, यानी 1-2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकते हैं उनको, ठीक है। सो इसलिए आपको कमोडिटी टाइप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कोई भी वीकेस्ट कंपटीटर है, यानी समझ जाइए यहाँ पे जैसे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे जियो था, जियो एकदम वीकेस्ट प्लेयर था, यानी एकदम न्यू प्लेयर था, तो उसको हम वीकेस्ट बोल सकते हैं। तो उसने अगर प्राइस कम किया, उसने डर के मार्केट शेयर लेने के लिए उसने मार्केट प्राइस कम किया अपना। सो बेसिकली ये जो बड़े बड़े प्लेयर थे तभी के, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब पुराने प्लेयर थे, सो उनको भी अपना प्राइस कम करना ही पड़ा, ठीक है। सो इसी वजह से आपको कमोडिटी टाइप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि जो वीकेस्ट प्लेयर वो प्राइस कम करेगा, सो बाकी सबको प्राइस क्यों कम करना चाहिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाकी सब कंपनियां रहती हैं उनको भी डर लगता है कि इसने अगर प्राइस कम कर दिया सो उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, यानी हमारे कस्टमर भी उनके पास जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, यानी मीन्स उसमें जो मार्केट शेयर है वो हाँ थोड़े टाइम के लिए मीन्स चेंज हो सकता है, आपके कस्टमर उनके पास जा सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में जैसे वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी या फिर समझ जाए वो कंपनी समझ जाए बैंकरप्ट भी नहीं हुई, लेकिन आपने 1-2 साल के बाद प्राइस कम किए, यानी आप लॉस पे नहीं चल रहे थे अभी, आपने जब भी उस कंपनी जो वीक कंपनी थी उसने प्राइस कम किया तभी आपने प्राइस कम नहीं किया, लेकिन उसके थोड़े समय बाद आपने प्राइस कम किए, तो बेसिकली आपके कस्टमर वापस से आपके पास आने ही वाले हैं, ठीक है। सो इसीलिए इंश्योरेंस बिजनेस में ऐसा होने के चांसेस कम है, यानी इंश्योरेंस बिजनेस में मार्केट शेयर लॉस होने के चांसेस थोड़े कम है, यानी मार्केट शेयर लॉस होता है लेकिन वो आप गेन भी कर सकते हो वापस से। लेकिन अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा नहीं होता, यानी एक बार आपका कस्टमर अगर समझ जाए वोडाफोन से जियो में चला गया, सो फिर जियो से वापस से वोडाफोन में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको वापस से सिम चेंज करना पड़ेगा, नंबर चेंज करना पड़ेगा, सब रिलेटिव दोस्तों सबको वापस से अपना नंबर देना पड़ेगा, जिसमें मीन्स एक एंट्री बैरियर हो जाता है, यानी एक बैरियर बन चुका है, यानी कस्टमर को वापस से वोडाफोन में जाने के लिए एक क्या बोलते हैं एग्जाम देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो वापस से जियो में ही रहेगा, वो वापस से वोडाफोन आइडिया में नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको कमोडिटी टाइप बिजनेस में इन्वेस्ट करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसमें एक बैरियर है या फिर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस बिजनेस में ये बैरियर नहीं है, सो उसमें मार्केट शेयर अगर एक बार घूमता है, यानी एक बार लॉस होता है मार्केट शेयर, सो वो वापस से घूम के वापस अपने पास आ सकते हैं, यानी कस्टमर एक बार जाता है सो घूम के वापस अपने पास आ सकता है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो आप प्लीज़ अपना रिसर्च करके हमें बताया कि और कौन से ऐसे और सेक्टर है जहाँ पे ये जो कस्टमर है वो हमारी कंपनी से जाएगा लेकिन वापस से हमारे पास आ सकता है, ठीक है। सो ये काम अभी आपका है, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो ये था हमारा लेसन नंबर 14, अभी चलते लेसन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 14 समझ में आया होगा, अभी चलते लेसन नंबर 15 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 15 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, मीन्स बहुत एक सिंपल बात कहते हैं, वे कहते हैं इफ़ समथिंग्स नॉट वर्थ डूइंग एट ऑल इट्स नॉट वर्थ डूइंग वेल, यानी मीन्स कोई एक चीज़ जिसको मीन्स करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता, सो वो चीज़ को ज़्यादा अच्छा करने में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। मीन्स अगर वो चीज़ को करने में कुछ फ़ायदा है ही नहीं, सो उस चीज़ में आप बेहतर बन के क्या करोगे, या फिर उस चीज़ को और बेहतर बना के क्या करोगे आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, उससे हमारे चैनल को बहुत बड़ी मदद होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।